हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एफएफपी। मैं हूं अस्मिता तनवानी एंड हमने आपका चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया था जिसका नाम था सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर की आज थर्ड वीडियो है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और नेचुरल रिसोर्सेज एंड उसके कंजर्वेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की लिस्ट में सेकंड नंबर पे है वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ में क्या इंक्लूड होगा? ऐसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनका नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट है। ना ही वो कल्टीवेटेड होते हैं, ना ही वो डोमेस्टिकेटेड होते हैं ह्यूमंस के थ्रू। पर वाइल्ड लाइफ भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है बिकॉज ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर स्किन और देयर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ प्लांट्स की और एनिमल्स की वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पे है। मीन्स उनके जैसी जो स्पीसीज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। एक एग्जांपल लेते हैं बंगाल टाइगर का। पहले बहुत से बंगाल टाइगर्स देखने को मिलते थे बट अब उनमें से कुछ ही रह गए हैं। ऐसे स्पीसीज़ को हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज़। ऐसी स्पीसीज़ जो कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगी। मीन्स फिर से वैसी स्पीसीज़ देखने को नहीं मिलेगी। जैसे बंगाल टाइगर, अगर सारे बंगाल टाइगर मर गए तो वैसे बंगाल टाइगर्स हमें फिर वापस से कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। अब स्पीसीज़ ख़त्म हो रही हैं तो उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ताकि स्पीसीज़ ख़त्म ना हो। तो उनके लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए जिसमें फर्स्ट स्टेप था कि नेशनल पार्क को कंस्ट्रक्ट करना। नेशनल पार्क्स वो वैसी जगहें हैं जहाँ पे कल्टीवेशन करना, ग्रेजिंग करना या फिर हंटिंग करना रोका हुआ था, प्रोहिबिट था। कल्टिंग मतलब कि कुछ वहाँ उगा नहीं सकते, ग्रेसिंग मतलब गाय भैंसों को वहाँ पे चढ़ाने नहीं ले जाना है, एंड हंटिंग मतलब एनिमल्स को मारना नहीं है। सेकंड नंबर पे है सेंचुरीज। सेंचुरीज मतलब ऐसी एरियाज जहाँ पे हंटिंग अलाउड नहीं थी बट जो दूसरी एक्टिविटीज़ थी वो अलाउड थी। थर्ड पर है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स वो एरियाएँ थी जहाँ पे वाइल्ड लाइफ का तो कंजर्वेशन होता ही था बट जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे, ट्राइबल लोग, उनके लिए भी ये जगह ओपन थी। ट्राइबल लोगों के साथ जो उनके एनिमल्स थे जिनको वो पालते थे वो भी वहाँ पे अलाउड थे। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए कुछ एक्ट्स बनाए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें से फर्स्ट है IBWL जो 1952 में बना था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, MAB 1971 एंड सिटीज़ 1976 में। नेचुरल रिसोर्सेज के लिस्ट में थर्ड नंबर पे है वाटर। वाटर हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बट दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए भी, जैसे बाथिंग, वॉशिंग, इरिगेशन वर्क, इंडस्ट्रियल वर्क एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। अब सबको ये वर्डिंग्स के बारे में तो पता है बट इरिगेशन के बारे में कुछ लोगों को नहीं पता। इरिगेशन का मतलब कि जिस प्लांट को जिस वक्त पे जितना पानी चाहिए उतना पानी अवेलेबल करवाना। तो सब प्लांट्स को राइस की तरह तो भर के पानी नहीं चाहिए, कुछ प्लांट्स को बहुत कम पानी चाहिए तो किसी को ज़्यादा। साथ ही साथ ऐसी भी जगह है जहाँ पे पानी बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है तो उनके लिए इरिगेशन सिस्टम बहुत हेल्पफुल है। इरिगेशन के दो टाइप होते हैं, एक है ड्रिप इरिगेशन और दूसरा है स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब इनकी यूज़ से जिस प्लांट को जितना पानी चाहिए उतना पानी अवेलेबल हो जाता है विदाउट वेस्टिंग अ वाटर। जैसे वाइल्ड लाइफ एक्सप्लॉइट हो रही थी वैसे ही वाटर भी एक्सप्लॉइट हो रहा है। एक्सप्लॉइट इन द सेंस यहाँ पे पॉल्यूशन की बात कर रही हूँ मैं। मीन्स पानी का वेस्टेज तो हो ही रहा है बट साथ ही साथ जो पॉल्यूशन हो रहा है वो बात अलग। तो अब कुछ तो करना पड़ेगा, जैसे वाइल्ड लाइफ को बचाया वैसे पानी को भी बचाना पड़ेगा। तो इसीलिए इरिगेशन सिस्टम लाया गया, बहुत सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट किए, कैनाल्स कंस्ट्रक्ट किए और टैंक्स भी। अब ये काम भी ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया। जब वो चले गए तब हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया ने इस काम को आगे बढ़ाया। अब डैम का मतलब पहले जानते हैं। ऐसी कंस्ट्रक्शन बॉडीज़ जो पानी को सेव करने में काम आती हो। मीन्स जब रिवर से पानी ओवरफ्लडेड होता है या फिर बाढ़ आती है तो वो पानी को वो स्टोर करता है अपने रिजर्व्स में, एंड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी डैम्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इरिगेशन के लिए। जो पानी डैम्स में से निकलता है वो सीधा कैनाल में जाता है एंड कैनाल का पानी
फार्मर्स लोग अपने इरिगेशन प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, जो पानी डैम्स में है उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। थर्ड, अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई मिल सकता है किसी भी इंडस्ट्रीज़ को या फिर कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स को। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमें फ़ायदा तो है बट साथ ही साथ नुकसान भी बहुत है डैम के होने का। डैम जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें वो जगह छोड़ के कहीं और रहने जाना पड़ता है। अगर वहाँ पे फॉरेस्टेड एरिया होता है तो वो भी वहाँ पे वो लोग क्लीन कर देते हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन है डैम का वो बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर है। ये थे कुछ ड्रॉबैक्स डैम के। डैम के अलावा और कौन से प्रोसेस से हम पानी को बचा सकते हैं, तो यहाँ आता है वाटर हार्वेस्टिंग। अब वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? मॉनसून में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी रोड से बहता हुआ नालों में चला जाता है या फिर सबके टेरेस से होता हुआ नालों में चला जाता है। बट अगर इसी ही वाटर को हम सेव करें और यूज़ करें तो उसे कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे हो, जब बारिश पड़ रही है तो वो पानी आपके छत पे कलेक्ट होके एक पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड टैंक में जा रहा है एंड वही पानी इरिगेशन के लिए यूज़ हो रहा है। मीन्स आप वाटर हार्वेस्टिंग से जो रेन वाटर है उसको सेव करके स्टोर करके फिर किसी चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। वाटर हार्वेस्टिंग के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे बारिश के टाइम पे जो पानी है वो इकट्ठा हो रहा है ग्राउंड में तो फ्लड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ ही साथ जो वेस्टेज हो रहा था वो कम हो जाता है और जो अंडरग्राउंड पानी होता है वो भी रेगुलरली रिचार्ज होता रहता है। बात करते हैं ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, जिसका नाम है खादिन सिस्टम। ये सिस्टम इरिगेशन के लिए यूज़फुल था राजस्थान में। अब होता क्या है वो जानते हैं। तो ये भी सिस्टम वाटर हार्वेस्टिंग ही करता है, बट कैसे? जहाँ पर आपको पानी कलेक्ट करना है वहाँ पे एक स्लोप जैसा बनाया जाता है एंड उस स्लोप के बाद थोड़ी सी जगह से दूर, जितना आपको कैपेसिटी चाहिए पानी की उससे थोड़ा सा दूर पे एक दीवार बनाई जाती है जो उस पानी को उस जगह पे रोक के रखती है, जिसको बोलते हैं हम खादिन बूंद। अब वो जो बनाया हुआ होता है वो मिट्टी और क्ले से बनाई हुई होती है। सफिशिएंट अमाउंट में पानी जब भर जाता है उस गड्ढे में तो उस पानी को दूसरे कुओं में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पानी ट्रांसफ़र होने के बाद जो ज़मीन जहाँ पे पानी जमा था वहाँ पे खेती की जाती है। सीधी सी बात है, इतनी देर तक पानी वहाँ पे जमा था तो अच्छा खासा मॉइस्चर होगा उस ज़मीन पे और क्रॉप के लिए मॉइस्चर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जहाँ पर हार्वेस्टिंग के कोई भी मेथड अप्लाई नहीं होते हैं वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं उनको इतना नॉलेज होता है कि पानी को कैसे अपने फार्म्स तक लाना है, तो वो छोटे छोटे चेक डैम्स बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पेबल्स या फिर वुड से। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।